जो कि रामपुर से है। अब्दुल्ला आजम की करीबी एकता कौशिक को राहत मिली है। किताब चोरी के चर्चित मुकदमे में ये राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट में बेल की याचिका लगाई थी। स्पेशल जज ने एकता को एंटी सेपरेटरी बेल दी है। तो आपको बता दें कि एकता कौशिक के वकील ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने यहां पर बेल की याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज ने एकता को एंटी सेपरेटरी बेल दी है। तो एकता कौशिक के वकील नासिर सुल्तान ने यह पूरी जानकारी दी। एक मामला किताब चोरी से संबंधित बड़ा चर्चित केस रहा है। इसकी घटना 2016 की दिखाई गई थी। अज्ञात में एफआईआर दिखाई गई थी। ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल सामने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। 2019 में एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद बहुत से लोगों के खिलाफ, लगभग 12-13 लोगों के खिलाफ, अब तक इसमें 11-12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आ चुकी है। विवेचना प्रचलित थी। एकता कौशिक और तालिब खां के खिलाफ विवेचना प्रचलित चल रही थी। हमने एंटीसिपेटरी बेल विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में मूव की थी। आज माननीय न्यायालय द्वारा एकता कौशिक जी की बेल। और इस वक्त रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। एनटीपीसी की दूसरी यूनिट बंद हो गई। यूनिट नंबर 4 तकनीकी खामियों के चलते बंद हुई है। बॉयलर में रिसाव के कारण ये यूनिट बंद हुई है। तो 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली है यूनिट नंबर 2। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड समेत 9 राज्यों में बिजली की सप्लाई होती है। लगातार एनटीपीसी में आए दिन यूनिटें बंद हो रही हैं, खराब हो रही हैं। तो एनटीपीसी में कुल 6 यूनिटें हैं। ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी परियोजना है, जहां पर यूनिट नंबर 2 बंद हुई है। आपको बता दें कि यूनिट बंद होने से दिक्कतें आ रही हैं। लगातार एनटीपीसी में इस तरीके की दिक्कतें आए दिनों देखने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली यूनिट नंबर 2, जो कि यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड समेत 9 राज्यों में बिजली की सप्लाई करती है। लगातार एनटीपीसी में आए दिन यूनिटें बंद हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असद खान फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। असद, जिस तरीके से लगातार खामियां आ रही हैं, यूनिट बंद हो रही हैं, कितना प्रभाव इसका है, और दूसरी तरफ इनको ठीक करने की जो कोशिशें हैं, इस पर विभाग का क्या कुछ कहना है? असद, सुन पा रहे हो आप? ठीक है, हम अपने संवाददाता असद से एक बार फिर से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से यूनिट बंद हो रही हैं उसके पीछे की वजह क्या है। तो एनटीपीसी में कुल 6 यूनिटें हैं। इन 6 यूनिटों का करीब 9 राज्यों में बिजली सप्लाई होती है। जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऊंचाहार में जो स्थित है, वहाँ पर खराबी आई है। तो एनटीपीसी की जो दूसरी यूनिट है वो बंद हुई है। एक बार हमारे संवाददाता असद खान फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। असद, जो तकनीकी खामियां आ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? विभाग का इस पर क्या कुछ कहना है? यूनिट में बॉयलर जो है उस भाव के कारण ये यूनिट बंद की गई है। और वहाँ जो अधिकारी हैं उनसे बात होने पर उन्होंने ये बताया है कि जब बॉयलर में मिल रही है कि गंभीर मामला रहता है। इससे पहले भी बड़ा हादसा हो चुका है, उसको लेकर ये यूनिट नंबर 2 को बंद कर दिया गया है। ठीक है असद, कब तक लगता है कि ये यूनिट ठीक हो पाएंगी, और लगातार जो तकनीकी खामियां आ रही हैं, इससे कितना प्रभावित यहाँ पर बिजली उत्पादन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए सप्लाई है, क्योंकि यहाँ से बाहर राज्यों में सप्लाई भी है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन जो टेक्नीशियन है उनको लगाया गया है और जल्दी इस पर कार्य जो है वो पूरा करने के बाद यूनिट पुनः चालू की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद विस्तार से जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बदायूं से आपको बड़ी खबर बता दें। इस्लामाबाद चंदौसी हाईवे की हालत खराब है। डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने गड्ढों पर मिट्टी डाली यहाँ पर। तो इस तरीके की हालत खराब है कि 112 के डायल पुलिसकर्मी हैं, उनको गड्ढों पर मिट्टी डालनी पड़ रही है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढों को भरते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। तो गड्ढों की वजह से आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े हादसे भी होते हैं। डायल 112 के पुलिसकर्मियों की अब प्रशंसा हो रही है। इस्लामा नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। डायल 112 के पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पर से गुजर रहे थे और इस दौरान जब
यहाँ पर गड्ढे देखे तो उनको भरने का काम किया। कुछ तस्वीरें भी हैं गड्ढे भरते वक्त, तो वो यहाँ पर सामने आई हैं। पुलिसकर्मियों की प्रशंसा भी लोगों ने की है, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, आखिर उन लोगों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। और इस तरीके के जो गड्ढे हैं, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इनकी वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं। तो इस्लामानगर चंदौसी हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहाँ की हालत ख़राब है। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। तो यहाँ पर जब पुलिसकर्मी गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर ईंटें रखी और गड्ढों को भरने की कोशिश की ताकि कोई हादसा यहाँ पर ना हो। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सांसद अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर कहा कि अखिलेश यादव को अब अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अखिलेश की मानसिकता अपराधियों को बढ़ावा देना, अपराधीकरण और अपराधी को संरक्षण देना है, दंगा करवाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब सपा का शासन था तो यूपी को दंगा वाला प्रदेश बना दिया गया था। वहीं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ की चर्बी मिलने के सवाल पर सांसद ने कहा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट भी आ रही है, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की भावना का विषय है। वहीं वहां की सरकारों ने मामले में काम कर रही हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मोदी जी के कार्य, मोदी जी की जो सोच, मोदी जी की क्षमता, मोदी जी ने जो नीति काम किया वो प्रेरणा ले सके। बचपन से लेकर के आज तक उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रति उनका समर्पित जीवन को लगा करके उन्होंने देश को ऊंचाई पे ले जाने का काम किया है, और वह हम सब उनके जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। अनेकों सेवा के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से उनके स्वस्थ दीर्घायु रहने की कामना करते हैं। एक तो उस प्रदर्शनी का उद्घाटन था। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण का काम करें। तो एक पेड़ माँ के नाम देशवासियों से आह्वान किया, यह जन आंदोलन बन गया। वो वृक्ष लगाने का भी काम पूरे देश में हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करा है जिसमें जो माफियाओं को लेकर के पहले उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि पहले भाषा पहचाने किसकी भाषा क्या है। वो बीजेपी पे देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उनकी मानसिकता अपराधियों को बढ़ावा देना, अपराधीकरण को बढ़ावा देना, अपराधी को संरक्षण देना। लखीमपुर खीरी में इस साल भी पिछले 2 महीने से ग्रामीण बाढ़ और कटान की त्रासदी झेल रहे हैं। घाघरा नदी तेजी के साथ कटान कर रही है। इसी को लेकर बाढ़ और कटान प्रभावित इलाकों का दौरा करने प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे। धौरहरा तहसील में बाढ़ कटान प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री से ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां किया है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने मंत्री का घेराव भी किया। तभी एक महिला कटान की बेबसी के चलते मंत्री के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मंत्री जी, मेरा गांव कटान से बचा लीजिए। मैंने भी पूरा बाढ़ के अधिकारी हैं, हमारे आपके जिले के जिलाधिकारी हैं, आपके माननीय विधायक जी हैं, हमारे साथ में हैं। यहाँ पे सारी स्थितियों को देख लिया है, समझ लिया है। काम हुआ है, यहाँ पहले काम हुआ है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, नई परियोजना बन के जाएगी बहुत जल्दी। माननीय विधायक जी से भी कह दिया है और माननीय आपके जिलाधिकारी जी से भी कह दिया है, बाढ़ के जो अधिकारी हैं उनसे भी कह दिया है। बहुत जल्दी एक नई परियोजना पूरी बनेगी और वो नई परियोजना शासन में भेजा जाएगा और हम लोग लग के उस परियोजना को हम लोग स्वीकृत करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर आएंगे। जयंत चौधरी कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में राजकीय ITI केंद्र का उद्घाटन करेंगे। चरथावल विधानसभा क्षेत्र के बधाई कला गांव में केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, अब क्षेत्र के साथ साथ यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर किसी को जाने आने में भी दिक्कत नहीं है। क्षेत्र के साथ साथ इस ITI से काफ़ी गांव के बच्चों को जो बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं है, इस ITI के द्वारा उन्हें रोजगार प्राप्त होंगे। जैन जी के साथ हमारे माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री अनिल जी पहुँचेंगे और कपिल देव जी, जो किस टाइम का कार्यक्रम है? उनका कार्यक्रम ये 2 बजे के आसपास का है।
पीछे अभी श्यामली में है, थाना भवन है, उसके बाद यहाँ पे है, और चौथा प्रोग्राम रामराज में कार्यकर्ता सम्मेलन है। अच्छा, आज यहाँ बधाई में कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या पूरा कार्यक्रम है? ओके सो ये आईटीआई है मुजफ्फरनगर में, जहाँ पे आज ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, इनॉग्रेट करने के लिए आ रहे हैं। और काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है आईटीआई की अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि देश को स्किल्ड मैन पावर की उतनी ही ज़रूरत है जितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है स्किल्ड मैन पावर का। सो आज यहाँ पे इनॉग्रेशन होगा, और ये आईटीआई सिर्फ एक आईटीआई की तरह ट्रेडिशनल ट्रेड्स नहीं चलाएगा, बट बाकी के फ्यूचरिस्टिक स्किल्स के ऊपर भी कोर्सेज चलाएगा, जैसे कि ड्रोन टेक्नीशियन, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग। सो इस तरीके के नए नए कोर्सेज इस आईटीआई में चलाए जाएंगे। ये अपने आप में एक वर्ल्ड स्किल की तरह सेंटर चलेगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे ट्रेन होने के बाद ना सिर्फ यहाँ पे जॉब करेंगे, बट ऑल्सो उनके लिए हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का पूल क्रिएट करें। किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बार फिर अनजान फोन कॉल से राकेश टिकैत को धमकियां मिलनी शुरू हुई हैं और उसके कुछ ही देर बाद परिवार एक अन्य सदस्य को भी धमकियां मिलने लगी। मामले में राकेश टिकैत ने बताया कि पहली बार कॉल मुजफ्फरनगर से आई थी, जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो वहीं दिल्ली, राजस्थान और कर्नाटक से भी कॉल पर धमकियां मिली हैं और इन सभी नंबरों की शिकायत वो पुलिस से करेंगे। अब जो आदमी चेहरा बिगाड़ने की बात करता है, तो हो सकता है वो तेजाब डालने की बात करता हो सकता है वो और केमिकल डालने की बात करता हो, वो चक्कू से कहीं से वार करने की बात करता हो, तो ये कोई भी हो सकते हैं। ये देखो, पुलिस प्रशासन को हमने बताया है अब कि प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये करीब 3 साल से ज्यादा हो गए। हम इनको बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत बताते भी नहीं, घर परिवार में भी नहीं बताते, क्योंकि घर परिवार में बताते हैं तो वे भी टेंशन में वे कहते हैं हमको भी आती है। तो इस तरह की धमकियां परिवार में और सदस्यों को भी आती है। फोन आते हैं इस तरह के। अब फोन ये है कि उन नंबरों को ब्लॉक करें, पुलिस को भी कब तक देंगे उनको। लेकिन अब ये है कि जो भी अब घटना होगी वो पुलिस को। हमीरपुर के संभागीय परिवहन विभाग को इंटरसेप्टर गाड़ी मिली है। इस गाड़ी में हाईटेक कैमरे लगे हुए और जो ओवर स्पीड से चलने वाले वाहनों का चालान करेंगे। गाड़ी को हाईवे के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भी लगाया जाएगा और तेज रफ्तार वाहनों का शिकंजा कसा जाएगा। बता दें कि विभाग के पीटीओ चंदन पांडे को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, जो इस गाड़ी का संचालन करेंगे। ये अब हमीरपुर जनपद को परिवहन विभाग द्वारा इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य ओवर स्पीडिंग करते हुए वाहनों का फोटो कैप्चर करना है, उनकी किस स्पीड पे जा रही है उसको काउंट करना है और उसके आधार पे चालान किया जाना है। तो इस वाहन का हम लोग प्रयोग NH-34 पे, जैसा कि हम लोग अभी NH-34 पर खड़े हैं, ये सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट्स हमारे जनपद के इसी NH पे हैं। हम लोग यहाँ पे इसकी सहायता से वाहनों की स्पीड को कैप्चर कर रहे हैं और इस पर चालान कर रहे हैं। और भी जो हमारे जैसे स्टेट हाईवे राट रोड है, स्टेट हाईवे पुरारा रोड है, इस पे भी हम लोग इसकी सहायता से चालान करेंगे। और इससे विश्वास है कि इस इंटरसेप्टर वाहन से हम लोग ओवर स्पीड करते हुए वाहनों की गति को नियंत्रित करने में सफल होंगे और इससे दुर्घटनाओं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से 7 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां 2 मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में रेफर किया है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन लापता मजदूरों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आज ताना रनिया क्षेत्र अंतर्गत एक RK पॉलीपैक बोल के एक फोम फैक्ट्री है, जो यहाँ पर लोग पॉपुलरली इसको गद्दा फैक्ट्री बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसमें आग लगी,
तो तत्काल मौके पर मैं बाकी सक्षम अधिकारी, फायर यूनिट, फायर ब्रिगेड्स, अन्य सारे आ गए और आग फिलहाल नियंत्रण हो चुकी है। अभी फ़िलहाल आग बिल्कुल नहीं है। करीब 7 लोगों की हमें अभी जानकारी है, जो थोड़ा बहुत झुलसे थे उनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बड़ी टीन शेड है जो गिरी हुई है और उसी को हटाने की कोशिश हो रही है। एसडीआरएफ से भी बात हो रही है, एसडीआरएफ टीम भी आ रही है। बाकी हमारे तरफ से जो फायर यूनिट, हमारे पास जो भी साधन संसाधन, उससे त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। ये कल आया काम करने कंपनी में, मनोज नाम का लड़का, मनोज छोटू 2 भाई आए। ठीक है, तो छोटू पेशाब करने को निकले आया, छोटू बच गया, मनोज उसी में रह गया, मनोज नहीं निकल पाया। मनोज का पुलिस से पूछा, सर अंदर है, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। कई घंटे से अंदर है? कब से अंदर है? ये शाम का नाइट ड्यूटी की है, नाइट ड्यूटी की है। नाइट ड्यूटी में आया था, अभी बाहर नहीं निकला। क्या लग रहा है अंदर ही है? अभी अंदर ही है। नहीं, रीज़न तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ये आग लगी और हम लोगों को जैसे ही जानकारी हुई, पुलिस की टीम और हमारे ऑफिसर सब मौके पे आ गए। फायर सर्विस ने काम शुरू कर दिया। अब तो कंट्रोल में है, आग बुझ गई है, डेब्रीज उठाना बाकी है। जो लोग काम कर रहे थे वो उसमें से मैक्सिमम लोग सेफली निकल गए हैं। 1-2 का भी ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। एक पता चला है गांव में है, तो अभी कंफर्म कर रहे हैं और जो भी और कार्रवाई होगी और जो लोग हताहत हुए हैं उनको जो भी हमारे पास शासन के द्वारा जो दी जाती है राशि वगैरह, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। कितने लोग घायल हुए? घायलों में 7 लोग का राशि जो है वो इलाज हो गया। कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में स्थित परमट मंदिर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग दंपति। उधर रायबरेली के एक निजी नर्सिंग होम पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। मामला रायबरेली के पिरशादेपुर स्थित गंगोत्री नर्सिंग होम का है, जहां पर 14 सितंबर को अनिल ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद महिला मृत हो गई। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आज जो जिलाधिकारी के यहाँ हम प्रार्थना पत्र देने आए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं अनिल कुमार जी, इनकी पत्नी संजू देवी, मीरपुर जो है परसदेपुर के पास में गांव है, तो वहाँ पे ओम जो है गंगोत्री हॉस्पिटल पे इन्होंने अपनी पत्नी को क्या कहते हैं आशा बहू के जो है माध्यम से वहाँ ले गए थे और वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो जीवित है लेकिन पेशाब नली ब्लॉक होने की वजह से पत्नी की इनकी डेथ हो गई। यहाँ से डॉक्टर ने रात में रिफ़र किया और पेशेंट जो है लखनऊ में गया, वहाँ पे काफ़ी पैसा